फ्रंट पेज पर आप लोगों को यहाँ पर बड़ा प्यारा सा एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बकायदा कड़े शब्दों में बोला गया है कि अगर कल को सरकार जो है वो यहाँ पर शांत तरीके से बैठी रहेगी। राज्य है जिसका नाम है बेसिकली तमिलनाडु। यहाँ पर ये तीन राज्य का बाउंड्री टच करता है और ये देखने को मिलता है कहां पर, एक ऐसा राज्य है जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में देखने को मिलेगा। और उस आर्टिकल का नाम है आई लव यू। आई लव यू मतलब ये है आई लव यू, ठीक है। आई लव यू मतलब 143। तो आर्टिकल 143 है यहाँ पर। इस आर्टिकल 143 में हमारे संविधान के अंदर में बकायदा ये लिखा हुआ गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कुछ मुद्दों के ऊपर में। तो यहाँ पर बिल्कुल वही वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा था जैसे 3 इडियट में नहीं कहता शब्द हमारे हैं बोल हो रहा है। तो शब्द तो बोल तो प्रेसिडेंट रहे हैं पर लेकिन शब्द जो है उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट बोल सकते हो या फिर गवर्नमेंट बोल सकते हो। हमारे हैं। फ्रंट पेज पर आप लोगों को यहाँ पर बड़ा प्यारा सा एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जिसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बकायदा कड़े शब्दों में बोला गया कि अगर कल को सरकार जो है वो यहाँ पर शांत तरीके से बैठी रहेगी और काम नहीं करेगी, यहाँ पर इस तरीके से डेमोक्रेसी फेल होती नजर आएगी, तो भाई हम भी शांत नहीं बैठेंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग यहाँ पर उस चीज को ठीक करें यहाँ पर, क्योंकि संविधान ने हम लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे मानिक सो साहब का डायलॉग था कि मुझे पर्टिकुलर आर्मी की ट्रेनिंग मिली है, मैं ये काम करूंगा, तुम अपना काम करो, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। वो इस तरीके से शानदार डायलॉग बोला करते थे कि वो ये कहते थे कि मैं देश को बाहर के दुश्मनों से बचा लूंगा, तुम देश को अंदर के दुश्मनों से बचा लो यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं साफ साफ कि संविधान ने हमको ये ड्यूटी दी है कि हम लोग संविधान के थ्रू अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें, और अगर कल को चलकर यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें कोई करेगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो ये बिल्कुल वही डायलॉग है जो यहाँ पर इस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। मूवी का नाम क्या है जरा बताइए। यहाँ पर ये भाई साहब क्या करते हैं, एक लड़की को मंडप से उठाकर उसके साथ में शादी करना चाहते हैं। तो सलमान खान पुलिस वाले रहते हैं, ये वहां पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर उल्टा इनके ऊपर में उल्टी सीधी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारे पापा को उठा लिया था, उनकी पिटाई कर देनी चाहिए थी, 2 थप्पड़ लग जाते तो तुम्हारे पापा सुधर जाते। मतलब एक तो लड़की चोरी कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर सीना चोरी कर रहे हैं। तो सलमान खान ने कहा बेटा हम हैं, पुलिस है, प्रशासन है, तुम गेंदा भैया अपनी चलाओगे यहाँ पर। तो गेंदा भैया की गर्दन मरोड़ देते हैं और गेंदा भैया जो है वहीं पर ही ठाई ठाई फूस हो जाते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज की डेट में कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को काट कर फेंक दूंगा यहाँ पर, और मैं इतना लार्ज स्केल पर एक्टिव हो जाऊंगा यहाँ पर कि मैं टेररिज्म फैलाना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये टर्म इन्होंने बाकायदा बोली है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मैं जुडिशियल एक्टिविज्म इस लेवल पर ले जाऊं कि वो टेररिज्म बन जाए, पर लेकिन हम लोग ऐसा तो कुछ करेंगे कि भाई सरकार जो है वो डेमोक्रेसी को बर्बाद नहीं कर दे। मैं सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान रखूंगा यहाँ पर, वो बिल्कुल सही बात है और मैं उसमें बिलीव भी करता हूं। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ भी करने दूंगा, आप जो चाहे वो करते रहे, और डेमोक्रेसी फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि यही मुझे ड्यूटी दी गई है और इसीलिए हमको कस्टोडियन बोला गया है हमारे देश में संविधान का। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही बैठ गया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, पावरलेस बैठ गया इसी तरीके से। पर लेकिन ये कोई तरीका नहीं रहेगा, इस तरीके से तो डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है आखिर आज ये चीजें यहां पर इनके द्वारा क्यों बोली जा रही है, ऐसा क्या हो गया कि इनको ये बातें बोलने पर मजबूर होना पड़ गया। आप लोगों में थोड़ी सी आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। पहले जब हमारे देश के अंदर में राजा रजवाड़े हुआ करते थे जिनको आप लोग किंग बोला करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो किंग थे उन्हीं के पास में जुडिशरी हुआ करती थी, यानी कि हमारा जस्टिस उन्हीं के पास में था। पूरा जो भी कोर्ट वगैरह कचहरी राजा के दरबार में लगा करता था। वही एग्जीक्यूटिव का काम भी क्या करता था भाई, कोई भी अगर कानून बना दिया उसको इंप्लीमेंट करना, और लेजिस्लेटिव कानून का काम भी वही करता था। यानी कि राजा ही प्रधान, राजा ही संविधान और राजा ही विधान। तो ये पुराने टाइम पर डायलॉग बोले जाते थे। तो प्रधान, विधान और संविधान सब कुछ राजा ही हुआ करता था। तो उस टाइम पर कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब भाई सबको अलग अलग काम बांट दिया। हमारे देश के अंदर में संविधान जो है वो यहाँ पर कोशिश करता है कि सबको अलग अलग काम बांट दे, और इसके बारे में हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 4 में लिखा हुआ है, और ये ऑलरेडी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो डीपीएसपी है आप लोग की, ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इसका एक आर्टिकल है जो कि 50 आर्टिकल है। मैं आप लोगों को बोलता भी हूं जब ये याद करने के लिए बोलता हूं कि 50-50 करके याद रख लेना कि 50% तुम्हारा 50% हमारा। तो जुडिशरी और हमारे देश के अंदर में एग्जीक्यूटिव के बीच में ये डिवीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अब जुडिशरी ये कहती है, मान लीजिए जनता ने एक सरकार चुनी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई। तो जब जनता सरकार चुन रही है तो सरकार का ये काम बनता है कि भाई साहब वो जनता के लिए काम करें यहाँ पर, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमो और क्रेसी, इसका मतलब जनता का रूल,
डेमोक्रेसी। अगर जनता का रूल ही नहीं चलेगा तो फिर किस काम की डेमोक्रेसी। तो यहां पर ये इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बातें रखी। अब बातें कहां से निकल कर आई, अब मैं आप लोग को बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। हमारे देश के अंदर में एक राज्य है जिसका नाम है बेसिकली तमिलनाडु। यहां पर ये तीन राज्य का बाउंड्री टच करता है और ये देखने को मिलता है कहां पर, एक ऐसा राज्य है जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होगा। वैसे वेस्टर्न घाट में टोटल कितने राज्य आते हैं ये आप लोग बताइए। अभी फिलहाल के टाइम पर यहां पर तमिलनाडु का जो गवर्नर थे, ये जो भी बिल पास किया करते थे उस पर पोलती मारकर बैठ जाया करते थे और यहां पर लंबे समय से यही कर रहे थे। तो भाई ये परेशान फ्रस्ट्रेट होकर ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि यार ये क्या चल रहा है भाई साहब, हमको ये समझा दो। हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बना रखी है और यहाँ पर आज की डेट में हम लोग प्रॉपर कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो गवर्नर है वो कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जब भी कुछ पास करने की कोशिश करते हैं देश के अंदर में तो भाई साहब ये इस पर पोलती मारकर बैठ जाते हैं। तो इसके चक्कर में जनता के लिए कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसीजन दे देते हैं कि आज के बाद में अगर कोई भी यहां पर पास किया गया कानून, जो कि यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा है यानी कि राज्य की जो सरकार है पास करेगी और गवर्नर के पास में जाएगा ठप्पा लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए, तो गवर्नर के पास में एक टाइम रहेगा। वो 90 दिनों के लिए बस ये बैठ के सोच सकता है कि 90 दिनों तक तुम यहां पर इसके बारे में सोच सकते हो, इससे ज्यादा तुम इसको डिले नहीं करोगे यहां पर। और ये सेम लिमिटेशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के अंदर में बेसिकली प्रेसिडेंट के ऊपर भी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है यहां पर अगर गवर्नर खुद नहीं बैठ रहा है उस बिल के ऊपर में तो प्रेसिडेंट के पास में लेकर चला जाता था, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर में बैठ जाते थे यहां पर। तो यहां पर सरकार को काम नहीं करने दे रहे थे। तो यहां पर इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की लिमिट लगा दी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की लिमिट जो लगाई, ये लगाई एक आर्टिकल के तहत में। ये आर्टिकल कौन सा था मैंने डिस्कस किया था, ध्यान रखना। आर्टिकल था 142। तो यहां पर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग यहां पर जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए बैठे हैं यहां पर। तो अगर हम लोग संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हो गए, उसके रखवाले हो गए, हम तो फिर रखवाले यहां पर नहीं रहे यहां पर। तो यहां पर इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम बताइए कौन है और कौन से नंबर के हैं। इनसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये बोला कि जो आर्टिकल 142 है ये न्यूक्लियर मिसाइल है और यहां पर आज तक का हम आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर चुके हैं। आज तक हमारे देश के अंदर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही बिल्कुल एक तरीके से अपने दायरे के अंदर में उस तरीके से रख दिया कि मेरे हिसाब से काम करो कि 90 दिन के अंदर में तुमको यहां पर ये डिसीजन देना है। तो ये तो तुमने कानून बनाने का काम कर दिया, तुम तो लेजिस्लेटिव वाले एरिया में पहुंच गए। ये काम तो सरकार को देखना था कि भाई कितने दिन में बिल पास होना चाहिए, कितने दिन गवर्नर के पास होना चाहिए, कितने दिन प्रेसिडेंट के पास में होना चाहिए। यार तुमने तो कहानी बदल के रख दी यहाँ पर। तुमने तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर तुम तो लेजिस्लेटिव में घुस गए, तुमने तो कानून ही बना दिया। यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर था जो आर्टिकल 50 में था, तुमने तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर आर्टिकल 150 का हनन कर दिया यहाँ पर। क्योंकि ये खुद बोलता है कि भाई अपने अपने दायरे में रहो, लक्ष्मण रेखा है, तुम अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेंगे यहाँ पर। तो इस बात को लेकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तैयार किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब आप लोगों को पता होगा हमारे संविधान के अंदर में एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का नाम है आई लव यू। आई लव यू मतलब ये है आई लव यू, ठीक है। आई लव यू मतलब 143। तो आर्टिकल 143 है यहाँ पर। इस आर्टिकल 143 में हमारे संविधान के अंदर में बकायदा ये लिखा हुआ गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं कुछ मुद्दों के ऊपर में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा सलाह लिया गया सुप्रीम कोर्ट से ये बोलकर कि भाई जो ये 90 दिन की लिमिटेशन तुमने लगाई है यहाँ पर, क्या तुम ये काम कर सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ रहे जिन्होंने ये काम किया कि क्या तुम ये काम कर सकते हो यहाँ पर, क्या ये काम करना अलाउ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया। और ये बिल्कुल वही वाला डायलॉग मुझे याद आ रहा था जैसे 3 इडियट में नहीं कहता शब्द हमारे हैं बोल वो रहा है। तो शब्द तो बोल तो प्रेसिडेंट रहे हैं पर लेकिन शब्द जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट बोल सकते हो या फिर गवर्नमेंट बोल सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट पूछ रही है इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पर आर्टिकल 143 का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर रही है ये पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो तुमने 90 दिन की लिमिटेशन लगाई है क्या तुम ये लगा सकते हो। और ऐसे टोटल मिलाकर इन्होंने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में मिसाइल की तरह दाग दिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपना S400 सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम आज की डेट में इतने क्वेश्चन मेरे ऊपर दाग रहे हो और तुम ये कह रहे हो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं और ऐसा कुछ होना चाहिए, तो भाई आज की डेट में तुम भी एक बात ध्यान रखो, एक चीज है डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं जनता का रूल और दूसरा चीज है फेडरलिज्म जिसको कहते हैं संघवाद का ढांचा।
तो यहां पर जनता का रूल तो मैंने समझा दिया। अब फेडरलिज्म क्या है? हमारे देश के अंदर में जो सरकारें हैं वो आप लोगों को तीन तरीके की देखने को मिलती हैं। एक तो कहते हैं हम लोग यूनियन गवर्नमेंट, दूसरे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे कहते हैं यहां पर बेसिकली ग्राउंड लेवल पर जिनको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी आप लोग यहां पर आ जाती है। तो ये फेडरलिज्म का सिस्टम है कि सरकार अपने अपने काम करेगी, कोई किसी के ऊपर में दबाव नहीं डालेगा। तो ये संघवाद का ढांचा है, मिलजुल कर काम करेंगे यहां पर। तो तुमने क्या किया, तुमने यहां पर जो एक कानून पे बैठ गए तुम यहां पर पोलथी मारकर, तुमने तो फेडरलिज्म का भी बर्बादी कर दी, और तुमने यहां पर किसका बर्बादी कर दी, तुमने डेमोक्रेसी की बर्बादी कर दी। और फेडरलिज्म जो है वो किसका किसका पार्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे संविधान के अंदर में वैसे इंक्लूड नहीं है, पर एक केस आया था बहुत ही पुराना। तो केस कौन सा था? केस था वो केशवानंद भारती का। याद होगा आप लोगों को, किस साल में आया था जरा बताइए? उसी साल में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई अगर तुम आज की डेट में यहां पर किसी बिल पर बैठ जा रहे हो 90 दिन से ज्यादा, तो तुम डेमोक्रेसी भी बर्बाद करो, फेडरलिज्म भी बर्बाद करो। और अगर तुम फेडरलिज्म बर्बाद करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो। तो अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो तो भाई फिर हमको आना ही आना पड़ेगा। तो यहां पर तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए, तो हमको तो आना ही पड़ेगा भैया, हमसे नहीं रुका जाने का फिर यहाँ पर। और फिर आकर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको तुम्हारी बाहें काटनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जो हो काम करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये हमारी मजबूरी है, ना कि हमारी ये आदत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से करना चाहते हैं या कर नहीं रहे, तो वही बात है। तो नियत और काबिलियत का फर्क है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी कहानी इनके सामने रख दी कि भाई हम शांति में नहीं बैठ सकते अगर तुम संविधान को इस तरीके से लेकर चलोगे। अब जिसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है उसको मैं बता दूं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए आप लोग को एक घर बनाना है, तो घर बनाते टाइम आप लोग घर की नींव रखते हो। तो जो नींव रखते हो तो आप लोग घर की चारों तरफ में बाउंड्री तैयार कर देते हो। अब इस बाउंड्री के अंदर ही तुम सारे काम करोगे कि भाई साहब यहाँ पर अपना ये वाला रूम था, इसको बेड बना लिया, इस वाले एरिया को आप लोगों ने दूसरा कोई रूम बना लिया, यहाँ अपना अलग तरीके से काम कर लिया, स्टडी रूम बना लिया, या किचन वगैरह होगी यहाँ पर। तो ये अंदर तो चेंज कर सकते हो तुम सारा, पर लेकिन बाहर का जो ढांचा है, जो बेसिक फाउंडेशन है जिस पर ये घर टिका हुआ है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये बोला गया 1973 में केशवानंद भारती केस के साथ में। और उसी टाइम पर हमारे देश के अंदर में टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां से ये चीजें आप लोगों की समझ में आ जाती है इतनी, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा मुद्दा जो मैंने समझा दिया। तो मैंने आर्टिकल आप लोग को 100 बेसिकली 43 बता दिया, आर्टिकल 142 बता दिया। फिलहाल के टाइम पर जो सारी की सारी कहानियां चल रही हैं, ये दो आर्टिकल तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 200 भी आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि यहां पर मैंने पहले बताया था। देखता हूं आप में से कौन आर्टिकल 200 बताता है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। डेमोक्रेसी क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहां पर रखा हुआ है, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये आप लोगों को यहां पर बता दिए। अब मैं आप लोगों को तीन टर्म और डिस्कस कर लेता हूं, जिसको लेकर आप लोगों के मन में अगर कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। अब यहां पर एक बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, एक बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, और एक बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। अब ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं और इंटरव्यू में भी। जिसको पता है वो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, और जिसको नहीं पता है वो ध्यान से बैठकर शांति में सुन लेना, अभी क्लियर हो जाएगा एक सेकंड के अंदर में। जुडिशियल रिव्यू क्या है यहाँ पर? मान लीजिए कल को चलकर यहाँ पर कोई सरकार ने कानून पास कर दिया, कानून पास करने के बाद में यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखेगा जो सरकार ने कानून पास किया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के हिसाब से है, उसके दायरे में रहकर पार किया है। अगर दायरे में रहकर पास नहीं किया है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड करार दे देगा, यानी कि उसको ठंडे बस्ते में डाल देगा, यानी कि अब वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आप लोग यहां पर नॉर्मली देख सकते हैं, उसमें यही किया गया, उसको उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठीक है। तो बोला कि संविधान के हिसाब से नहीं है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण आप लोगों में यहां पर दे दूं, इन्होंने ये काफी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले। हमारे देश के अंदर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम था जिसको लेकर बड़ा गलत तरीके से काम करते थे। अगर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी इंसान ने मारे, हमारे जैसी जनता ने कुछ बोल दिया, तो भाई उसको उठाकर जेल में डाल देते थे। कई बार यहाँ पर ऐसी चीजें होती थी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला उनको डाल दिया, योगी जी के खिलाफ कुछ बोला उनको डाल दिया उठाकर। तो यहाँ पर ये सेक्शन 66A का इस्तेमाल किया करते थे बार बार यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जुडिशियल ने रिव्यू किया कि भाई 66A है जो आईटी एक्ट का, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, इंसानों को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको स्टक डाउन कर दिया जब जुडिशियल रिव्यू किया गया इस कानून का यहाँ पर। तो जुडिशरी अपने दायरे में रहकर रिव्यू करती है और कॉन्स्टिट्यूशनली देखती है कि यहाँ पर जो भी कानून पास किया गया है राज्य सरकार के द्वारा या फिर हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या वो ठीक है या नहीं है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कानूनों को देखते हैं, या तो वो कानून कोई ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई इन्होंने ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया जो लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो यहां पर ये उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में आ गया।
कई बार ऐसा भी करते हैं कि अपना खुद का डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिव्यू कर लिया कि गलती तो नहीं कर दी कोई डिसीजन देने में, तो अपने खुद के डिसीजन का भी ये जुडिशियल रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब यहां पर उदाहरण देते हैं एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? एक्टिविज्म होता है कि चीज को लेकर आप लोग एक्टिव हो जाओ, कि निगरानी रखो यार कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोग एक्टिव रहते हो, चीजों को गलत होने से रोकते हो। इसका बेहतरीन उदाहरण है श्योमोटो। श्योमोटो मतलब अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट श्योमोटो एक्शन ले लेता है अपने आप ही, जाकर आप लोगों को केस दायर करने की जरूरत नहीं है। या फिर पीआईएल आ जाते हैं, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसके बारे में तो थोड़ा सा मैं बता भी दे देता हूं अपने देश के अंदर में। जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनली कहां से ओरिजिनेट होता है? ये यूएसए से निकल कर आता है। तो यूएसए के अंदर में नॉर्मली क्या है, ये जो टर्म है ये आर्थर एम एस जार, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन इसके बारे में कि ये टर्म जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर दी गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये टर्म जो है कॉइन की गई थी जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता बोलेंगे आप लोग इसको हिंदी में। ये अमेरिका की हिस्ट्री से निकल कर आती है। यहाँ पर उन्होंने ये टर्म दी थी यहाँ पर कि जुडिशरी बड़ी पावरफुल है अमेरिका की। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को अभी उन्होंने लताड़िया दिया था कि भाई कैसे तुम टैक्स लगा रहे हो, ऐसे तुम्हारे हाथ में अधिकार नहीं है। तो वहां पर जुडिशरी पावरफुल है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में संविधान कब इंप्लीमेंट हुआ और किस दिन हम लोग आज के डेट में हमारे देश में संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग बताइए। तो संविधान इंप्लीमेंट हो गया प्रॉपर हमारे देश के अंदर में 1950 में। ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में हम लोग फिर कुछ लंबे समय तक चलते रहे और 20 साल लगभग लगे हमको ये समझने में कि यार हमारे देश के अंदर भी तो हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि जुडिशरी को एक्टिवेट कर दें, जुडिशरी को इतनी पावर दें कि अगर कोई आकर यहाँ पर बता भी नहीं रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन ले ले। तो इसके चलते ये कुछ जज हैं जिनके द्वारा यहाँ पर इस बात को समझा गया। इसमें वी आर कृष्ण अय्यर, इसी के साथ में काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका तो नाम याद रखना, पीएन भगवती। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओ चिनप्पा रेड्डी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए देसाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म का फाउंडेशन रख दिया। और ये कैसे रख दिया? हमारे देश के अंदर में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कहते हैं पीआईएल। पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि जनता के लिए आप लोग यहाँ पर जनता के इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। अगर ज्यादा बड़ी जनता पर कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो तुम वहां पर आकर जो है उसको एक तरीके से बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को आज के डेट में उनकी जमीन से हटाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग जाकर यहाँ पर बातें कर सकते हो कितने लोगों पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। आज की डेट में आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हो तो आप लोगों के खिलाफ जो है कानून ला दिया, आप लोगों को कुछ करने नहीं दे रही है सरकार, फ्रीडम छीन रही है, तो सारे जा सकते हो। पर ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल इंसान को, यानी कि अकेले इंसान के बारे में बात नहीं की जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बड़ी जनता के लिए बात की जाएगी यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे देश के अंदर में निकल कर आ, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोई भी घटना घटने से पहले यहाँ पर ये चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रोएक्टिव प्लेयर ही हो गए यहाँ पर, ताकि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्शन किया जा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रमोशन हो गया जस्टिस का सोसाइटी के लिए, क्योंकि पीआईएल का कॉन्सेप्ट ये है कि जनता के लिए काम करना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे आप लोग एग्जाम देने गए तो पीआईएल डाल देते हो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पर इंपैक्ट पड़ रहा है उस एग्जाम का। उसमें एग्जाम में पेपर चोरी हो गया या कोई गड़बड़ घोटाला हो गया तो ज्यादा के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पर कोई बच्चा बोले कि भाई मुझे एग्जाम देने जाना था और रास्ते में जो है मैं एग्जाम नहीं दे पाया, ट्रैफिक था उसकी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया, तो ये कोई तरीका नहीं होगा। पर लेकिन अगर पूरे देश के अंदर में जाम लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया, तो भाई फिर सुप्रीम कोर्ट जो है एक्टिव होकर काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब क्या? हद पार कर दी। हद पार कैसे कर दी? भाई कानून बनाने का काम है हमारे देश के अंदर में लेजिस्लेटिव का, यानी कि सरकार का। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही आकर कानून बना दिया। तो अभी क्या किया था, हायर जुडिशरी के द्वारा दीपावली पर ये बोल देता फायर क्रैकर जो है, यानी कि हम लोग पटाखे नहीं छुटाएंगे। साथ ही साथ में ये बोल दिया कि जो सड़कें हैं, सड़कों के आसपास में लगभग 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दारू बेचता हुआ नहीं पाया जाएगा, जो खासकर हाईवे हैं, क्योंकि सड़कों पर दारू पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं, किसी न किसी को ठोकते हैं, अपना आप भी मरते हैं, सामने वाले को भी मारते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये फंडा रखा सामने, तो इसको क्या कह दिया? जुडिशियल ओवररीच कह दिया। ओवररीच क्यों हो गया? भाई कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे कानून बन गया? आप लोग खुद देख लो, कानून ही तो बन गया एक तरीके से। यहाँ पर जो काम था सुप्रीम कोर्ट का, वो काम जो काम था बेसिकली सरकार का, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने आकर यहाँ पर कहा कि भैया ऐसा कुछ करने वाले हम लोग यहाँ पर, और ये कानून बन गया। नॉर्मली ऐसा कोई अगर नियम बना जाता है तो सरकार पास करती है लेजिस्लेटिव के थ्रू, एक तरीके से कानून बनाती है, या कोई रूल और रेगुलेशन आती है, तब इंप्लीमेंट किया था कि भाई सड़कों पर तुम दारू पीते हुए नहीं पाए जाओगे यहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही काम कर दिया यहाँ पर। ये तो ये चीजें हम लोग को समझने वाली है, इसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है
तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो जब जब ऐसे फंडे निकल कर आते हैं तो कोई अकेला केस नहीं है, पास्ट में बहुत सारे केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर इस तरीके से अपने आप को एक्टिवेट किया गया है। आप लोग देख लो केशवानंद भारती केस, जो स्टेट ऑफ केरला का अगर केस आप लोग देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में आप लोग यहां पर डाल सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। ये इसी के साथ में आप लोग विशाखा जो केस था राजस्थान का, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है वर्क प्लेस पर, वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म की कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हो। ओवररीच की कैटेगरी में क्या डालोगे, लिकर का बैन कर देना। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये वाला हो गया, आप लोगों को मैंने बता दिया अभी यहां पर फायर क्रैकर, ये कानून से होते हैं, बेसिकली कानून से होना चाहिए पास करके यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट ने ही कानून बना दिया यहां पर। तो इसलिए यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो अभी फिलहाल के टाइम पर तुमने यहां पर ये काम किया है 90 दिन वाला, तो तुमने कानून बना दिया और ये जुडिशियल ओवररीच हो गया। और हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसीलिए इसको न्यूक्लियर मिसाइल बोला गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बवाल जो है वो यहां पर देखने को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ये मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि ये तो बेसिक हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीजें और ध्यान रखना यहां पर, हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 124 जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन के बारे में जब बात करते हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और हमारे देश के अंदर में जो स्टेब्लिशमेंट चीजें निकल कर आती हैं, जो फेडरल कोर्ट जिसको हम लोग पहले बोला करते थे, रिप्लेस कर आज के डेट में हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट बना, तो ये 28 जनवरी 1950 में आप लोगों को देखने को मिला। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है यहाँ पर, वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं आज की डेट में, हमको तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि संविधान को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग अपने मजे में आकर यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे कि हम लोग तुम्हारे ऊपर में कुछ ऐसे हथियार डाल रहे हैं कि भाई साहब तुमको ये काम करना है। अगर कोई सिटीजन हमारे पास में आएगा, कहेगा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 32 जिसको हमारे देश के अंदर में हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जनता के साथ में काम करता है, मिलकर यहां पर जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सिटीजन डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, तो भाई साहब कोर्ट में जा सकते हैं यहां पर। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ओरिजिनल जुडिक्शन है कि हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसमें कई सारे आप लोग को रिट्स भी देखने को मिलती है। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन संविधान का हम करते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, जनता को हम समझाते हैं। तो ये सारे अधिकार हम लोग अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो ये हम लोग अपने दायरे में रहकर कर रहे हैं, ना कि दायरे से बाहर जाकर कर रहे हैं यहाँ पर। तो रोल हमारा है, हम अपना रोल निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैंने आप लोग को इस तरीके से पढ़ा है ताकि आप लोग को टॉपिक भी समझ में आ जाए, आप लोग को बेसिक क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पर आंसर दे सको। और इंक्लूडिंग आप लोग के सामने कल को चलकर ये भी पूछा जा सकता है मेंस के अंदर में क्वेश्चन कि डिस्कस करो वेदर द जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जब सरकार जो यहाँ पर न्याय प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है यहाँ पर, ये अंडरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो क्या ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, यानी कि संसदीय जो प्रणाली है हमारे देश के अंदर में, उसको कमजोर करता है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूं कौन अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। और बाकी एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करो यहाँ पर। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, पता चलेगा मुझे कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सारा सुना है। इतने सारे आर्टिकल भी कवर करा दिए उसके अंदर में, तो ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनेट हुआ था यूएसए से, ये बोला गया। ये टर्म जो है ये आर्थर एम जे आर के द्वारा यहां पर देखने को मिलती है, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन है यहाँ पर, ये इनके द्वारा दिया गया था। रोल प्ले किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, ताकि यहां पर जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो ठीक से काम करे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और पीआईएल जो है वो आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। इससे पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों की समझ में आ गया। और ये कोई एक टॉपिक नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर कराया इसके अंदर में जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ये तो अलग टॉपिक हो गया आप लोगों का पूरा, इसको आप लोग समझ सकते हैं। आंसर क्या हो गया इसके अंदर में? अभी तो बताया ब्रिटेन थोड़ी ना यूएसए का हिस्टोरियन है ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर आप लोग का सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो डी बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुना करो, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। रौनक साहब बउआ है, इसी के साथ में यहाँ पर पटेल जी, दोरा, इन्होंने कईयों ने आंसर गलत दिया यहाँ पर। स्टडी लवर अंजलि, तो आंसर सही दो आप लोग, ताकि ढंग से सुनोगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को यहाँ पर? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट बता दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच क्या है यहाँ पर, इसी के साथ में जुडिशियल रिव्यू क्या है ये समझा दिया आप लोगों को, कहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया है इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। संविधान की ड्यूटी क्या है, गार्जियन, आर्टिकल 124,
143, 142, इसी के साथ में 50 आर्टिकल, ये सारे के सारे आर्टिकल आप लोगों को बता दिए यहाँ पर। किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला है वो भी करा दिया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया और आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये एक मेंस का क्वेश्चन भी हो गया। तो ये कई सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन, बेहतरीन डिस्कशन, आप लोगों को अब रिविजन करने में भी आसानी होगी, बहुत सारी चीजें रिवाइज करा दी है। आशा करता हूं माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग सीरियसली अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप लोग को ईपीएफओ की क्लासेस हैं आप लोग के लिए। साथ ही साथ में अभी आरबीआई का फॉर्म किस किसने भर दिया है, जिसने नहीं भरा है भर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, आप लोगों के हाथ में इमीडिएटली एक जॉब आती है। और इसी के साथ में नाबार्ड की भी पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाली है, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग पेपर होता है, पर लेकिन टाइम बड़ा कम मिलता है, मैक्सिमम 30 से 40 दिन मिलते हैं पेपर के अंदर में। आप लोग अच्छे से उसको कवर कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में। बाकी इसी के साथ में आप लोग क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग के पास में क्लासेस है। एनसीईआरटी का फाउंडेशन बना सकते हैं आप लोग अच्छे से इनको एंजॉय कर कर। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये क्लासेस जो है 2026-27 के लिए भी फायदेमंद होगी, 27 के लिए। जी हाँ, ये बैचेज अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 2027 के लिए आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। आप लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे सिस्टमेटिक में, फिर अगले साल आपको लोग रिविजन रह जाएगा बस, तो ये चीजें ले सकते हैं। बाकी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इनको लेकर आप लोग चल सकते हैं।